डियर स्टूडेंट, मैं हूं सिद्धार्थ किरण और आप देख रहे हैं सिमू की पॉइंट। जैसे कि आपने मेरे पिछले वीडियो में अस्थमा के पार्ट 1 वाले वीडियोज में आपने देखा होगा कि जहां पर मैं आप लोगों को अस्थमा के बारे में पूरी तरीके से बताया था, फुल इंफॉर्मेशन दिया था। उसके अलावा वहां पर मैंने 2 यौगिक आसन के बारे में भी बात किया था जो अस्थमा के सिम्टम्स को कम करेगा, उसको ठीक करेगा। उसी तरह से इस वीडियो में मैं 2 यौगिक आसन के बारे में बात करने वाला हूं। इसके अलावा आपका जो बचा हुआ 3 यौगिक आसन है उसके लिए आपको डायबिटीज वाला वीडियो और ओबेसिटी वाला वीडियोस को देखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ यौगिक आसन है जो कुछ डिजीज में कॉमन है, तो उसको मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं। तो आज मैं बात करने वाला हूं पर्वतासन के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर ये कैसे किया जाता है। बगल में आपको एक इमेज दिख रहा होगा, ठीक है। उस इमेज को अच्छे से देखो, ठीक है, मेमोराइज करो, क्योंकि एग्जाम में ये मेमोराइज की हुई चीज ही आपको काम आने वाली है। ये प्रोसीड्यूर आपको याद नहीं होंगे, ठीक है। सबसे पहला आपका स्टेप क्या होता है, जिस तरह से आप सुखासन करते थे तो सुखासन में क्या होता था कि आपकी दोनों जो हिल्स हैं, ठीक है, वो आपकी जमीन साइड होती थी, वो दिखती नहीं थी, ठीक है। लेकिन जो पद्मासन होता है, बगल में एक इमेज भी दिख रहा होगा पद्मासन का, उसमें क्या करना होता है, आपकी जो हिल्स है वो सामने में दिखेगी और एक क्रॉस होकर रहती है, ठीक है। बहुत सारे जो आप मंत्र का जाप करते हो, ठीक है, वहां पर क्या होता है आपको इसी आसन में करना पड़ता है, इसी पोजीशन में करना पड़ता है, ठीक है। तो पद्मासन आपने समझ गया, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पद्मासन के पोजीशन में आ जाना है। उसके बाद क्या करना है, स्ट्रेच योर आर्म्स साइडवेज एंड ब्रिंग देम ओवर हेड स्लोली। कहने का मतलब है कि मान लो कि आप पद्मासन की स्थिति में आ गए हो, ठीक है। उसके बाद आपका जो मान लो कि ये आपका हेड हो गया, ठीक है, उसका जो आपका जो हैंड्स हैं, आपके आर्म्स हैं आपके, वो साइडवेज होना चाहिए। कहने का मतलब है कि आपका वो हाथ ऐसे फैला होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड स्टेप है कि आफ्टर दैट लेट योर पाम्स टच ईच अदर। आपका मान लो कि ये स्थिति में आ गए, आपका जो फिर हैंड्स है वो अप जाएगा और पाम्स एक दूसरे को टच करेगा, ठीक है। मान लो कि यहां पर आपने फिर वही मैं बना रहा हूं, ठीक है। मान लो कि आपका ये हेड है, ठीक है। उसके बाद जो आपका हैंड्स है वो ऊपर जाएगा, ठीक है, और वो एक दूसरे में टच होगा यहां पर, ठीक है। समझ रहे हो आप बात को, ठीक है, टच होगा। उसके बाद स्ट्रेच योर हैंड्स वेल विदाउट बेंडिंग योर एल्बोज। आपकी जो कोहनी है उसको बेंड किए हुए स्ट्रेच करना है। मान लो कि आपका ऊपर हाथ ऐसे बन रहा है ऊपर में, उसको स्ट्रेच करना है, आपकी कोहनी बेंड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आप जो ध्यान में रख सकते हो वो होता है कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है, स्पाइन होती है, वो बिल्कुल इरेक्ट होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे आसन में ये मैंडेटरी होता है, क्योंकि ये सारी चीजें जो मैटर करती हैं कि आपका जो ये आसन कर रहे हो कितना इफेक्टिव होने वाला है, आपके लिए कितना बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। ये चीजें हो गई प्रोसीड्यूर आपके पर्वतासन के बारे में। स्टूडेंट, मैं पर्वतासन के बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेता हूं। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि ये अस्थमा के लिए बहुत ही इफेक्टिव आसन है। तो इसका पहला बेनिफिट्स क्या है कि ये आपके बैक पेन को रिड्यूस करता है, यानी कि आपकी अगर कमर दर्द है, पीठ दर्द है, तो वैसे कंडीशन में ये बैक पेन को रिड्यूस करेगा। इसके अलावा जैसे कि मैं आपको हमेशा बोला हूं कि जो भी मैं बात कर रहा हूं आसन के बारे में, ये अस्थमा के सिम्टम्स को रिड्यूस करेगा ही करेगा, ठीक है। उसी तरह से थर्ड पॉइंट है कि इट हेल्प्स इन एनहांसिंग हाइट। जगह अगर आप अपने हाथों को, आर्म्स को बंद करके स्ट्रेच करते हो, ठीक है, तो होता क्या है कि आपके हाइट को इंक्रीज करेगा, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि आपको एक्स्ट्रा फैट हो गया है बैक साइड या वेस्ट में, कमर पर अगर एक्स्ट्रा आपका फैट जमा हुआ है तो उसको फैट को भी ये रिड्यूस करेगा, उसे भी घटाएगा। इसके अलावा जैसे कि हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन होता है उसको इंप्रूव करेगा। इसके अलावा एब्डोमिनल मसल को स्ट्रॉन्ग करेगा। जो आपकी ये पेट वाली पार्ट है, एब्डोमेन है, जो उसके जो मसल्स हैं उसको स्ट्रॉन्ग करेगा ये, ठीक है। ओवरऑल मैं समझूं तो ये आपके अस्थमा के सिम्टम्स को रिड्यूस करेगा। इसके अलावा अगर कोई करता है हेल्दी पर्सन भी, तो इस तरह के बेनिफिट्स को देखने को मिल सकते हैं। स्टूडेंट, मैं पर्वतासन के कंट्राइंडिकेशंस के बारे में बात करने वाला हूं, यानी कि इन आसन को किन लोगों को नहीं करना चाहिए। सबसे पहला है कि पेशेंट सफरिंग फ्रॉम बैक इंजुरीज शुड अवॉइड दिस आसन। हाँ बिल्कुल, आपकी जो स्पाइन सीधे रखनी होती है, आपको हाथ स्ट्रेच करनी होती है, तो वैसे कंडीशन में आपके बैक पर एक बहुत ज्यादा टेंशन क्रिएट होता है। तो वैसे में अगर बैक इंजुरीज है तो आप इस आसन को ना करें। इसके अलावा शोल्डर इंजुरीज वाले को भी ये अवॉइड करने को बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि आप जो स्ट्रेच करते हो आपके शोल्डर पर भी एक अलग से टेंशन होता है, ठीक है। ये 2 हो गया।
इसके अलावा है कि जब मेडिटेशन वाली जो चीजें होती हैं, आंख बंद करके करने वाली चीजें, वहां पर अगर आपका हेल्दी नहीं हो, आप हेडेक है, आपके सिर में दर्द है, तो वैसे कंडीशन में ये आसन नहीं करना चाहिए। आपकी जो हेडेक वाली प्रॉब्लम्स है और भी बढ़ सकती है। तो ये 3 आपके कंट्राइंडिकेशंस थे पर्वतासन के बारे में। स्टूडेंट, अब मैं नेक्स्ट यौगिक आसन के बारे में बात करने वाला हूं, जो है मत्स्यासन। ठीक है, ये भी बहुत ही सिंपल है, बहुत ही शॉर्ट, इसको स्टेप्स में ये कर सकते हो आप लोग। ठीक है, जैसा कि आपने वहां पर पद्मासन के पोजीशन में आकर आपने किया था उस आसन को, उसी तरह से इस आसन को भी का भी स्टार्टिंग आप लोग पद्मासन में ही करोगे। ठीक है, सबसे पहले आप लोग को पद्मासन की स्थिति में आ जाना है। ठीक है, ठीक है, पद्मासन की स्थिति में, यानी कि आपकी जो हिल्स है वो सामने में दिखनी चाहिए। उसके बाद जो मेरा सेकेंड स्टेप होता है कि वो लाई डाउन इन सुपिन पोजीशन एंड मेक एन आर्क बिहाइंड। मान लो कि आप पद्मासन की स्थिति में आ गए हो। ठीक है, उसके बाद मान लो कि आप पद्मासन की स्थिति में हो, फिर आपको यहीं से यहाँ पे लेट जाना है जमीन पर। ठीक है, आपके यहाँ पे पद्मासन की स्थिति में ये आकर लेट जाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपकी जो ये हैंड है, ठीक है, आपकी जो फिंगर से यहाँ पे हैंड से लाकर आपकी टोज को, फिंगर को टच करना है, और आपका जो ये स्पाइन है इसको चेंज करके थोड़ा सा ऐसे अप करना है, और आपके जो हेड है वो डाउन ही रहेंगे। ठीक है, यानी कि आपका यहाँ पे ऐसे होगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि आपको सबसे पहले पद्मासन के पोजीशन में आना है, या जिसको आप लोग लोटस पोजीशन भी बोलते हो। उसके बाद आपको सुपिन पोजीशन में आ जाना है, आपको पद्मासन की स्थिति के बाद ही। मान लो कि आप इसे अपने इस तरह के पैर को किया, उसी पोजीशन में सो जाना है। उसके बाद आपको अपने फिंगर से टोज को पकड़ना है। ठीक है, उसके बाद आपको अपने जो पीठ है, आपकी जो कदम पीछे की स्पाइन है, उसमें एक आर्क बनाना है। मान लो कि पहले तो इनिशियल पोजीशन में सीधा था, उसको आर्क बनाना है, लेकिन आपकी जो ये हेड है वो जमीन पर ही टच की हुई होगी। ठीक है, उसके बाद ये आप कुछ देर करो, जितनी आपकी लिमिट्स है, आपके जो कितने भी कंफर्टेबल हो, जितनी देर तक आप होल्ड कर सकते हो, इसे करो। ये आप बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हो। ठीक है, बगल में आपको एक इमेज भी दिखा होगा, उससे आप समझ भी रहे होंगे कि आखिर इसे करना कैसे है। स्टूडेंट, अब मैं मत्स्यासन के बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेता हूं। ठीक है, जैसे कि इसका सबसे पहला एक जो डिफरेंट आपको एक मिलने वाला है बेनिफिट्स, वो है आईज को लेकर, क्योंकि इस कंडीशन में बहुत सारे लोग आई के डिफेक्ट से गुजर रहे हैं, चाहे वो मायोपिया हो, हेट्रोमायोपिया हो, या प्रेस बायोपिया हो। तो वैसे कंडीशंस में ये आई के डिफेक्ट्स को भी ठीक करेगा। ठीक है, स्टूडेंट के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है, क्योंकि मैं खुद या आप लोग भी बहुत सारे लोग होंगे जो आई के डिफेक्ट से गुजर रहे होंगे। इसके अलावा है कि हेल्पफुल इन क्योरिंग नी पेन एंड बैक पेन। अगर आपको भी नी पेन की प्रॉब्लम है या बैक पेन की प्रॉब्लम है तो उसको भी ये क्योर करेगा। ठीक है, इसके अलावा है कि बेस्ट आसन टू रिलीव अस्थमा, क्योंकि मैं जो भी बात कर रहा हूँ आसन के बारे में, ये आपके जो भी अस्थमा की प्रॉब्लम है उसको तो रिड्यूस करेगा ही करेगा। इसके अलावा है कि आपके बॉडी पोस्चर को ये बेटर करेगा, इंप्रूव करेगा, और लास्ट में है कि ये डायबिटीज को करेगा। ठीक है, डायबिटीज भी कितना इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको एक पिछले वीडियो में बताया था। तो डायबिटीज जैसे प्रॉब्लम्स को भी ये इसको रिड्यूस करेगा, ये उसको ठीक भी कर सकता है। ठीक है, ये हो गए आपके 5 मत्स्यासन के बेनिफिट्स। स्टूडेंट, मैं अब मत्स्यासन के कंट्राइंडिकेशंस के बारे में बात कर लेता हूं, यानी कि ये आसन किन लोगों को नहीं करना चाहिए। सबसे पहला है कि यहाँ पर आपके स्पाइन्स में एक टेंशन आने वाली है, क्योंकि आपका जो नॉर्मल एक स्पाइन होता है वो स्पाइन आपका कुछ ऐसा ऐसा हो जा रहा है जब आप ये आसन कर रहे हो। तो अगर आपको माइग्रेन वाली प्रॉब्लम्स हैं, माइग्रेन वाली प्रॉब्लम क्या होती है, जब आपको रेगुलर हेडेक होती है, सिर दर्द हमेशा बना हुआ होता है, तो वैसे कंडीशंस में ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका जो एक रेगुलर सप्लाई होता है ब्रेन पर वो नहीं हो पाता है, डिसकंटिन्यूअस फ्लो होगा, डिसकंटिन्यूअस सप्लाई होगा, तो आपकी माइग्रेन्स वाली प्रॉब्लम्स ये आपकी बढ़ सकती है। तो ये आप माइग्रेन वाली प्रॉब्लम है या लगातार हेडेक है तो आप इस आसन को ना करें। इसके अलावा है कि अगर जो जिन्हें प्रॉब्लम है, बैक इंजुरीज है, कुछ कमर में दर्द है या कुछ पीठ में प्रॉब्लम्स हैं, तो उन लोगों को नहीं करना चाहिए। और अगर गर्दन में भी कोई प्रॉब्लम है तो उन लोगों को ये आसन नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी टेंशन होती है, आपकी बैक पर एक टेंशन पड़ेगी, आपकी नेक पर एक टेंशन होगी, जिसकी वजह से आपके प्रॉब्लम्स और भी बढ़ सकते हैं। इसके अलावा है जैसे कि अगर किसी को प्रॉब्लम है हाई ब्लड प्रेशर का, उन्हें भी नहीं करना चाहिए ये, क्योंकि यहाँ पर जो आपका ब्लड का फ्लो है, जो ब्लड सही तरीके से फ्लो करना चाहिए वो फ्लो नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से ऐसे प्रॉब्लम्स वाले लोग जो करेंगे तो प्रॉब्लम्स और बढ़ जाएगा। इस तरह से मैं यहाँ तक इस टॉपिक को पढ़ाकर आप लोगों का अस्थमा वाले जो आपकी पार्ट है उसको मैं एंड कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था
कि और भी 3 आसन छूट गए हैं, उसके लिए आपको मेरे डायबिटीज वाला वीडियो और उसके बाद ओबेसिटी वाला वीडियो को देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको बोला हूं कि कुछ आसन कॉमन है आपके कुछ डिजीज में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप सारी चीजें समझ भी गए होंगे। अगर आपने नोट्स बना के रखा होगा तो बहुत बेस्ट होने वाला है आपके लिए, क्योंकि जब आप एग्जाम दोगे या एग्जाम से 2 दिन पहले रिवीजन करोगे तो आपको मेरी वीडियो या किसी और भी क्रिएटर्स की वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। आप खुद नोट्स से रिवीजन कर पाओगे और एग्जाम में आप हमेशा अच्छा नंबर लाओगे।